जय हिंद दोस्तों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 29वां डे और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम कल वीडियो अपलोड नहीं किए थे, आज हम 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो हम केवल यहाँ पे पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ को नहीं देखते हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं, ताकि हमें एग्जाम्स में जो है वो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रहे। ठीक है, जैसे देख सकते हो हम आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 8th शेड्यूल के बारे में हम अच्छा से आज समझेंगे। ठीक है, और जो हमारा संविधान बना वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो हम इसके बारे में आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और देख सकते हो इसी प्रकार से हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में अच्छा से समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे देश में कितनी बार लगा है और कब कब और किस कारण से लगा है और इसको कौन लगाता है। ठीक है, तो हम अन्य टॉपिकों को भी समझने वाले हैं। इसके अलावा जैसे देख सकते हैं कि हम इंदिरा गांधी के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोटेक्ट्स करने का काम करता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी बोले तो यानी मान लो किसी कोर्ट ने एक व्यक्ति को सज़ा दे दिया। ठीक है, तो उसी व्यक्ति को जो है ना उसी केस में सज़ा फिर से ना दिया जाए तो उसके लिए जो है ना टर्म को यूज करते हैं डबल जियोपार्डी। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो जो कि डबल जियोपार्डी जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी के बारे में जो है वो हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो हम इसके बारे में और ऐसे समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने चोरी के केस में एक बार सज़ा दे दिया, ठीक है, मान लो, तो उसी के लिए उसे दोबारा ट्रायल करके सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमारा संविधान 20 जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसी को। ठीक है, इसी का इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसको हम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने चोरी के केस में एक बार सज़ा दे दिया तो उसे दोबारा जो है वो सज़ा नहीं दे सकता है। तो इसी के बारे में जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। जैसे एक केस है, इससे रिलेटेड देख सकते हो कि मकबूल हुसैन वर्सेस मुंबई ऑफ इंडिया में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डबल जियोपार्डी तब अप्लाई होता है जब पहले जुडिशियल पनिशमेंट्स हो चुका है। ठीक है, यानी डबल जियोपार्डी जो है वो तब इम्प्लीमेंट होता है जब किसी इंसान को सज़ा दे दिया हो, लेकिन अगर कोई कोर्ट उसे फिर से सज़ा देना चाह रहा हो तो वहाँ पे आर्टिकल 20 जो है वो क्या करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे देख सकते हो डबल जियोपार्डी तभी लगेगा जब सेम पर्सन को जो है ना सेम पर्सन को सेम ऑफेंस के ऊपर, ठीक है, पहले कोर्ट से पनिशमेंट हो चुकी हो। ठीक है, अगर पहले कोर्ट ने उसे पनिशमेंट दे चुका हो तब आर्टिकल 20 जो है वो उसे क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब देख सकते हो। अब तो हम आज का सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब आज का सेकेंड क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है ना वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है। सबसे पहले ये समझो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि सरकार को जो है ना वो किसी के ऊपर शक हो जाना। सरकार को अगर किसी के ऊपर शक हो गया कि कोई इंसान जो है ना वो कोई क्राइम कर सकता है, ठीक है, अगर शक हो गया कि कोई इंसान क्राइम कर सकता है तो सरकार जो है ना उसे कस्टडी में रख सकती है। ठीक है, कस्टडी में रख सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशंस कहते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई इंसान जो है ना, कोई इंसान के प्रति सरकार को शक हो गया कि ये इंसान जो है ना वो मर्डर कर सकता है। ठीक है, तो उस इंसान को जो है वो सरकार कस्टडी में रख सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसके लिए
इसके रिगार्डिंग जो है हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 22 में बात किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशंस के बारे में बताया गया है। अब देख सकते हो कि इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो मीन्स कीपिंग ए पर्सन इन कस्टडी बिफोर ही कमिट्स ए क्राइम, यानी कोई क्राइम करने से पहले जो है ना उसको क्या कस्टडी में रखना, केवल और केवल शक के आधार पर, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट्स बिलीव ही मे कमिट्स ए क्राइम इन फ्यूचर्स, उसे गवर्नमेंट्स को बिलीव हो जाएगा कि अगर वो कोई इंसान जो है फ्यूचर में क्राइम कर सकता है तो उसे कस्टडी में रख सकती है, ठीक है। इट इज़ अलाउड अंडर आर्टिकल 22, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन को। आज का थर्ड क्वेश्चन बताया जा रहा है कि वी फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना वो हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बोला जाता है ना। तो इसके बारे में जो हमारे संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में जो है हमारे संविधान में कहीं पे स्पेसिफिकली जो है ना मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड बताया गया है, ठीक है। चलो हम इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जो है वो हमारे संविधान में एक्चुअली रूप से मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। जैसे देख सकते हो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सेपरेटली मेंशन फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जो है वो सेपरेटली रूप से मेंशन हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ इंक्लूडेड अंदर, तो ये किसमें इंक्लूड किया जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ए में जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी में इसके राइट्स के बारे में जो है ना वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि द सुप्रीम कोर्ट हैड क्लैरिफाइड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना वो पार्ट है किस चीज़ का, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स द मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, जर्नलिस्ट, ऑनलाइन न्यूज़, तो ये सब क्या आते हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के रूप में आते हैं, ठीक है। पब्लिश न्यूज़, एक्सप्रेस ओपिनियंस, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, शेयर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, विदाउट अननेसेसरी गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। तो ये क्या करते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं डेमोक्रेसी को। लेकिन आजकल हमारे देश में ऐसा कुछ होता नहीं है, सारे मीडिया जो है वो बिके हुए हैं, सरकार के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। एग्जाम्स के रिगार्डिंग देख सकते हो कि इन इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट ए। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो 19 फर्स्ट ए में जो है वो इंक्लूड किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ठीक है, जहाँ पे रखा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रीट। रीट क्या होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट किसके तहत जारी करती है, बताओ, हाई कोर्ट, हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है ना वो रीट नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो रीट नहीं है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंजक्शन जो है वो क्या कोई रीट है क्या, तो रीट कितने प्रकार का होता है, तो रीट जो है वो 5 प्रकार का होता है, कितना, 5 प्रकार का, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है और हाई कोर्ट भी जारी करती है। हम अभी रीट के बारे में इतना कुछ पढ़ेंगे ना, पक्का है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐसा होगा कि नहीं पता होगा, ठीक है। तो आगे देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है, तो एन इंजेक्शन इज ए कोर्ट ऑर्डर, क्या होता है, तो एक प्रकार का कोर्ट ऑर्डर होता है दैट टेल्स ए पर्सन डू समथिंग और स्टॉप डूइंग समथिंग। यानी देख सकते हैं यहाँ पे कि अदालत का ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति को कुछ करने या कुछ करने के लिए, रोकने के लिए दिया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इंजेक्शंस कहते हैं, ठीक है।
यानी अदालत जो है ना वो किसी काम को करने के लिए ऑर्डर देती है या फिर उस काम को जो है ना वो रोकने के लिए ऑर्डर दे देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंजंक्शन। मान लो कि इलीगल लैंड है, ठीक है, इलीगल लैंड में जो है वो कोई क्या कर रहा है, तो कोई इलीगल काम में जो इलीगल जो है ज़मीन में जो है वो बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अगर बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, तो उस काम को जो है ना वो रोक सकती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, इंजंक्शंस कहते हैं। यानी किसी काम को रोकने या किसी काम को करने के लिए जो आदेश देती है कोर्ट ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल भाषा में उसे हम इंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन सिविल केसेस। ये किस केस में यूज होता है, तो सिविल केसेस में यूज होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गया, बिजनेस इश्यूज हो गया, तो इसमें जो है ना इस टर्म को यूज किया जाता है, इंजंक्शंस को, ठीक है। देख सकते हो एग्जाम्पल्स के तहत अगर समझे तो कोर्ट ऑर्डर्स टू समवन टू स्टॉप बिल्डिंग ऑन डिस्प्यूटेड लैंड। कोर्ट जो है ना वो डिस्प्यूटेड लैंड में अगर कोई बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है तो उसे क्या करती है, उसे रोक सकती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, हम इंजेक्शंस के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल समझो, कोर्ट ऑर्डर्स ए कंपनी टू स्टॉप यूजिंग अनदर कंपनी ट्रेडमार्क। मान लो कि कोई कंपनी जो है ना कोई रेप्यूटेड कंपनी का ट्रेडमार्क यूज़ कर रही है। ट्रेडमार्क मतलब उसका लोगो को लोगो जो होता है ना उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। कोई रेप्यूटेड कंपनी का लोगो यूज़ कर रही है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी रेप्यूटेशन जो है ना उस कंपनी का वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो उसे कोर्ट क्या कर सकती है, उसे रोक सकती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इंजंक्शंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन इंजंक्शंस, ठीक है। तो ये इंजंक्शन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल रीट। इंजंक्शन क्या है, तो ये हमारे संविधान का कोई रीट नहीं है। और रीट जो है ना वो कहाँ, हमारे संविधान में रीट के बारे में जो कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, उसके बारे में बताया गया। और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट रीट जारी करती है, तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 जो है वो क्या कहता है। तो हम आर्टिकल 32 को समझते हैं अच्छे से। आर्टिकल 32 गिव्स द राइट्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली व्हेन ए फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। आर्टिकल 32 क्या कहता है पता है, कि अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है ना वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं, ठीक है। किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं। ये क्या है, आर्टिकल 32 जो है ना फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है, पार्ट 3 में। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। आप इससे क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पे 5 प्रकार का रीट जारी करती है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्वाय वारंटो। तो इस प्रकार के रीट जो है वो हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है। फंडामेंटल राइट के अगर किसी इंसान का वायलेट हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए, ठीक है। ये केवल ध्यान रखना, ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी करती है, ठीक है। जबकि यही हाई कोर्ट जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जारी करती है, ठीक है। हम आगे समझाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को क्या कहा है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम हाई कोर्ट जो जारी करती है रीट 226 के तहत, तो इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल 226 गिव्स पावर द हाई कोर्ट टू इशू रीट्स। आर्टिकल 226 के तहत जो है ना वो हाई कोर्ट के पास पावर है वो इस जारी करे रीट को, ठीक है। इट अलाउज ए पर्सन टू गो हाई कोर्ट। कोई पर्सन का फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा हो ना तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। ये जो है ना वो इसका स्कोप जो है वो ज़्यादा है, किससे, तो आर्टिकल 32 से, यानी सुप्रीम कोर्ट से इसका स्कोप जो है ना वो रीट जारी करने में ज़्यादा है। क्यों, तो देखो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड और एनी लीगल राइट, यहाँ पे लीगल राइट का भी बात होता है, ठीक है। अगर लीगल राइट भी वायलेट हो रहा हो ना तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगल राइट का बात नहीं करता है,
ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट का बात होता है केवल। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन ज़्यादा वाइडर है, 226 या आर्टिकल 32, ठीक है, तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 226 जो है वो ज़्यादा वाइडर की बात करता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा राइट्स के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 5th क्वेश्चन को देखते हैं। द पावर टू सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इज अंडर। यानी इमरजेंसी के दौरान जो है ना, इमरजेंसी के दौरान जो है वो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो ना, तब कौन सा आर्टिकल जो है ना वो कोर्ट जाने से रोकता है, ठीक है। यानी कौन सा आर्टिकल जो है बताया गया कि उसे कोर्ट जाने से भी उसे क्या कर सकता है, तो उसे रोक सकता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी हो देश में तो उस समय जो है वो कोर्ट जाने से भी रोक सकता है, ठीक है। तो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए इसके रिगार्डिंग, तो हमारे संविधान में इसके रिगार्डिंग जो है वो आर्टिकल नंबर 359 में बताया गया है, ठीक है। देख सकते हो कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल किसके तहत, तो 356 के तहत, ठीक है। दिस मीन्स सिटीजन्स कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट, यानी कि कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है, फॉर इन्फोर्समेंट स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी इमरजेंसी के दौरान जो है ना वो कोर्ट जो है वो नहीं जा सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा हो तो। अब देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान में कहाँ दिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है हमारे संविधान में 12 से 35 में दिए गए। लेकिन ये जो चीज़ किया गया ना, जैसे देख सकते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स आता है, लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट जो है ना वो आर्टिकल 20 और 21 को जो है ना वो सस्पेंड कर दिएगा। यानी 20 और 21 को लेकर के अगर वायलेट हुआ इमरजेंसी के दौरान भी ना, तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। देख सकते हो आर्टिकल 20 जो है और 21 जो है वो क्या बात करता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे ताकि हमें इसे अच्छे से क्लियर हो कि इस आर्टिकल को ही क्यों सस्पेंड किया गया, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में जो है ना वो क्यों इसको सस्पेंड किया गया, तो बिफोर 1928 से पहले जो है ना वो इसके ऊपर भी लागू होता था कि इमरजेंसी के दौरान जो है ना वो कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। दिस राइट्स कुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बट आफ्टर मिसयूज, यानी ज़्यादा मिसयूज होने लगा जिसके कारण क्या करना पड़ा, तो इसको सस्पेंड करना पड़ा आर्टिकल 20 और 21 को, ठीक है। 1925 इमरजेंसी कैन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज्ड। तो आर्टिकल 20 और 21 क्या कहता है, सो देख लो। तो आर्टिकल 20 जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है ए पर्सन फ्रॉम अनफेयर पनिशमेंट्स। अगर किसी को अनफेयर पनिशमेंट्स दिया जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लाइक बीइंग ए पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम क्राइम, जैसे हम बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में, तो उसी के बारे में जो है बात करता है आर्टिकल 20 जो है ना, यानी किसी इंसान को जो है ना वो एक ही क्राइम के लिए जो है डबल बार जो है पनिशमेंट नहीं किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 20 जो है बात करता है, ठीक है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आर्टिकल 20, और इसको सस्पेंड किया गया था इमरजेंसी के दौरान भी जो है ना फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट होगा तो कोर्ट जाया जा सकता है इसको लेकर, ठीक है। और फॉर समथिंग दैट्स वाइज नॉट ए क्राइम बिफोर, ठीक है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 21 को भी जो है वो सस्पेंड किया गया था, जिसमें बात किया जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। अब ये क्या है, तो दिस राइट्स प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमैनिटी, तो ये क्या करता है, तो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को जो है ना एंड पर्सनल लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको जो है वो सस्पेंड किया गया। कब, तो 1928 में 44th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 6th क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना, आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसको कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से लिया गया था, हमारे कंट्री में जो है वो आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कहाँ से लिया गया है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इसको हम वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट जो है ना वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस चीज़ से क्या क्या लिया गया है। तो यूके से जो है ना वो क्या लिया गया है, देख सकते हो यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को लिया गया है, रूल ऑफ लॉ को लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम को लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है ना वो यूके से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। जर्मनी से जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस लिया गया है, फेडरल फीचर्स लिया गया है। इससे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यूएसए से देखो, यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, फ्रांस से देख सकते हो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिकन कंसेप्ट, तो इस प्रकार से लिया गया है। ठीक है, स्वीडन से देख सकते हो कि ओथ ऑफ ऑफिस, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देख सकते हो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, ध्यान रखना है, ये सब चीज़ आता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ज़्यादा आता है तो ध्यान रखना। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कनाडा से फेडरल सिस्टम, रेसिडरी पावर। ठीक है, साउथ अफ्रीका से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशरी के बारे में लिया गया। ठीक है, डीपीएसपी तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से सोवियत यूनियन से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान्स, ऑफिशियल लैंग्वेज कंसेप्ट जो है वो सोवियत यूनियन से लिया गया है। जापान से भी देख सकते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों कंट्री से जो है ना वो हमारे जब संविधान बन रहा था तो लोगों ने कई सारे संविधान को पढ़ा, तब जाकर के क्या बनाया? तो हमारे संविधान को बनाया गया है। और आज भारत का संविधान जो है वो सबसे, इस प्रकार से जो है भारत का संविधान जो है ना उस विश्व का सबसे लंबा संविधान बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन को। आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच ग्राउंड रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस फॉर नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले ध्यान रखो कि नेशनल इमरजेंसी जो है ना वो 3 तरह से लगता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 तरह से लगता है। कौन कौन? तो अगर वार हो रहा हो तब, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशंस, या फिर आर्म रिवेलियन। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ना वो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है जो है ना वो रिप्लेस किया गया था किस वर्ड के तहत? तो किसके तहत रिप्लेस किया गया था? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आर्म रिवेलियन। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म रिवेलियन। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। ओरिजिनली अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए नेशनल इमरजेंसी कुड डिक्लेयर ऑन 3 ग्राउंड्स। तो 3 ग्राउंड्स में जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता था। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 तरह से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि वार के समय एक्सटर्नल एग्रेशंस और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, और वही जो है ना वो इस टर्म को चेंज कर दिया गया था कब? तो 44th अमेंडमेंट के तहत, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब जो है ना वो अलग हो जाता था और आर्म रिवेलियन का मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता था। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आर्म रिवेलियन टर्म को यूज किया जाने लगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझो। मतलब देश के अंदर कोई भी अगर सीरियस या अनरेस्ट पैदा हो ना, जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा हो, ठीक है, वायलेंस हो रहा हो या राइट्स हो रहा हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा हो, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि लोग हथियार लेकर सरकार के खिलाफ जो है ना वो लड़ रहे हो। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, वहीं पे आर्म रिवेलियन का बात करें ना, तो आर्म रिवेलियन जो है ना मतलब देश के अंदर लोग हथियार वीपन्स के साथ जो है ना सरकार के खिलाफ लड़ाई करें। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा सा एग्रेसिव मूड को दिखाता है आर्म रिवेलियन। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो नेशनल इमरजेंसी के जगह पे नेशनल इमरजेंसी जो 3 तरह से लगता है ना, तो वहाँ पे अब आर्म रिवेलियन का प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट अपराइजिंग होता है। ठीक है,
तो नेशनल इमरजेंसी जो लगता है हमारे संविधान में, हमारे संविधान के कहाँ बात किया गया है, तो हमारे संविधान के जो है वो आर्टिकल नंबर 352 में जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इज ए सिचुएशन व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो नेशनल इमरजेंसी के किसे कहते हैं, जब भारत की सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एनी पार्ट ऑफ थ्रेटेन, जब आने की किसी प्रकार का थ्रेट अगर भारत को मिलने लगे ना, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है ना वो लागू किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, जिसे इसको लागू करने का 3 तरीका हो सकता है। ठीक है, तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशंस या फिर आर्म रिवेलियन। ठीक है, हम इसी को पहले यूज़ करते थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसको जो लागू कर सकता है वो कौन कर सकता है, तो इसको लागू करने का काम जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है ना वो कैबिनेट के एडवाइस से जो है वो लागू कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी देख सकते हो कि अब तक जो हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ है वो 3 बार लागू हुआ है। कितना बार, तो 3 बार जो है वो नेशनल इमरजेंसी लग चुका है अब तक। ठीक है, तो कब कब लगा है, 1962 में इंडिया चाइना वार के समय। ठीक है, और जो लगा था वो कितना दिन का लगा है, तो 21 मंथ्स के लिए जो है वो लगा था नेशनल इमरजेंसी 1962 में। वहीं पे 1921 में जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान वार के समय जो है वो 3 मंथ्स के लिए लगा था। ठीक है, और 1925 से 1927 तक जो है वो 21 मंथ्स के लिए जो है ना नेशनल इमरजेंसी लगा था। तो अगर पूछे क्वेश्चंस कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे देश में कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, और इमरजेंसी लगने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है ना वो कितना होता है, सो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द इंटरनल इमरजेंसी इन 1925, यानी कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो डिक्लेयर किया था इंटरनल इमरजेंसी 1925 में। कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, 1925 में जो इंटरनल इमरजेंसी लगा था, तो उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो है ना वो अब तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुकी थी। ठीक है, 3 टाइम प्रधानमंत्री बन चुकी है। इसका टाइम भी देख सकते हो, ध्यान रखना, इसका टाइम लाइन भी आता है क्वेश्चंस, इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो था वो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1921 तक जो है वो रही थी प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, सेकेंड टर्म 24 मार्च 1921 से 24 मार्च 1927 तक जो है वो सेकेंड टाइम जो है वो इमरजेंसी था, इसलिए इस समय इतना दिन तक रही थी। ठीक है, और थर्ड टर्म जो था वो 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक, यानी उस समय जो है ना इनका एसिनेटेड हो गया था। ठीक है, हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण जो है वो कम ही समय तक जो है वो रह पाए थे। ठीक है, ये हमारे देश का जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 9th क्वेश्चन है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 जो है ना वो प्रोटेक्ट्स करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो किसके लिए, आर्टिकल 29 में किसके लिए बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, माइनॉरिटी ओनली के बारे में जो है बात किया गया है आर्टिकल 29 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनॉरिटी ओनली। तो ए माइनॉरिटी कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल न्यूमेरिकली स्मॉलर देन मेजॉरिटी पॉपुलेशंस, यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशंस में बहुत कम संख्या में जो है ना जो जनसंख्या पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है इन ए पार्टिकुलर स्टेट ऑफ द कंट्री। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हमारे देश में जो है वो कितने माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के तहत जो है ना 1992 के तहत ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है 6 टाइप ऑफ माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है ना वो इस एक्ट के तहत बताया गया है। ठीक है, इस एक्ट का ध्यान में रखना है, इस एक्ट को। ठीक है, इससे अगर आंसर लिखोगे तो इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, तो किस प्रकार
देख सकते हैं कि कौन कौन से माइनॉरिटीज़ जो है वो हमारे देश में है। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन्स जो है ना वो 6 प्रकार के माइनॉरिटीज़ जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में जो है वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, तो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। व्हाट इट गिव्स, तो राइट टू प्रिजर्व देयर ऑन लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर्स को जो है बचाने का काम करता है। ठीक है, एजुकेशन पार्ट्स, मान लो माइनॉरिटीज़ कैनॉट बी डिनाइड एजुकेशन टू गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और कॉलेज जस्ट बिकॉज देयर रिलीजन्स, कास्ट और लैंग्वेज। यानी माइनॉरिटीज़ के बीच जो है ना किसी प्रकार से स्कूल्स में जो है ना भेदभाव ना किया जाए रिलीजन्स को लेकर के, कास्ट को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के। तो इसके लिए जो है ना हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 29 जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट इन द 8th शेड्यूल, हमारे संविधान में इनमें से कौन सा जो है ना लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 8th शेड्यूल में जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी इंग्लिश के बारे में जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हमारे संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। इंग्लिश जो है ना वो एसोसिएट होता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में नहीं है। अगर हम बोले एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ये जो है ना ऑफिशियल वर्क यानी सब जगह यूज़ तो किया जाता है, लेकिन इसको जो है वो 8th शेड्यूल में रखा नहीं गया है। ठीक है, ऑफिशियल वर्क में प्रयोग किया जाता है, पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सब जगह प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको हम 8th शेड्यूल के रूप में हम रखे नहीं हैं अब तक। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 8th शेड्यूल में जो भाषा आते हैं 22 भाषा, तो इस प्रकार के भाषा आते हैं। ठीक है, आसामीज़, बंगाली, ठीक है, हिंदी, कन्नड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के भाषा जो है 22 शेड्यूल में रखा गया है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।